हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री की आज की क्लास हमारी रहेगी और लास्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत से जो इंडियन हिस्ट्री थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि भारत का वो समय जब इस्लामिक तुर्क अरब आक्रमणकारी भारत में आते थे। अब तक हमने पढ़ा था कि इस्लामिक जो भी आक्रमणकारी भारत में आते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती के उद्देश्य से आते थे। लेकिन एक टाइम के बाद जब इस्लामिक आक्रमणकारी भारत के अंदर आक्रमण करने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर पैर जमाना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। तो वहीं से सल्तनत काल का आरंभ होता है, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक अपना पानीपत का जो प्रथम युद्ध रहेगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच का, वहाँ तक का काल हमारा सल्तनत काल के अंदर माना जाता है। उसके बाद में 1556 से क्या कहते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर विजयी हुआ था और यहाँ से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तब तक का काल सल्तनत काल के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो सल्तनत काल से हमारा क्या जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्या स्टडी मटेरियल बनता है, देखते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल में सबसे पहला ही क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। इल्तुतमिश की कब्र किस विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में रहेगी। कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश की कब्र है, ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टंका ये किसने चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। ओके, चांदी का सिक्का जो टंका जो है किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह स्तंभ कहाँ है? तो ये लोह स्तंभ भी कुतुब मीनार भवन समूह में रहेगा, यानी कि लोह स्तंभ कुतुब मीनार भवन समूह के अंदर रहेगा। इसके अंदर किसकी है? इल्तुतमिश की कब्र है और कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर अपनी रहेगी। और एक और जगह भी है, वहाँ पर आप ऑप्शन में कमेंट में बताएंगे कहाँ है, लेकिन मेनली हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली की कुतुब मीनार। एक और मीनार जिसको चार मीनार कहते हैं वो भी है हमारे इंडिया में, उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ है चार मीनार। और कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर रहेगी हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, ये लीजिए, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ रहेगा? ये भी कुतुब मीनार के अंदर है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन तो हमारे पास आ ही गया, लेकिन चार मीनार जो है वो कहाँ है? कुतुब मीनार की तर्ज पर ही एक चार मीनार है, वो कहाँ है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा ये प्रवेश द्वार रहेगा कुतुब मीनार का। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के अंदर है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित रहेगी और इसी कुतुब मीनार के अंदर इल्तुतमिश की कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र में विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़, तो ये किसके विरुद्ध रहेगा? रणथंभौर। रणथंभौर राजस्थान के अंदर रहेगा ये। तो इसके जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका पहला ही अभियान रणथंभौर रहेगा। ओके, इसके विरुद्ध में इन्होंने पहला आक्रमण अपना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ये भी एक इस्लामिक आक्रमणकारी था, काफ़ी लूटपाट, हत्या इसने हिंदुस्तान के अंदर की थी और आज के टाइम में हम समझ सकते हैं तैमूर क्यों लोकप्रिय है। तो तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नसीरुद्दीन महमूद शाह इसके शासनकाल में तैमूर नामक आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैला मजनू, नूह सीपीहर, आशिका और तूतीनामा, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती? तो ये जो तूतीनामा है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान रहेगा। जो सल्तनत काल है, इसके पूरे सल्तनत काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो
किसी भी राजा के दरबार में रहने वाले कवि के रूप में, शायर के रूप में रहेंगे तो अमीर खुसरो ही रहेंगे। इनका सबसे लंबे टाइम तक शासनकाल में राज दरबार के अंदर कवि के रूप में कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीर हसन देहलवी। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। नेक्स्ट है अपने पास कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासन की अवधि के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखें। तो इनका किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में हमारे पास रहेगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद में रजिया, इसकी पुत्री थी ये रजिया। आफ्टर देन गयासुद्दीन बलबन रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से इनका व्यवस्थित क्रम रहेगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो ये रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश जो शासक था इसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और उत्तर भारत के अंदर कहा जाता है कि पहली जो शासिका रहेगी, मुस्लिम शासिका पहली हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर रहेगी। किसने कहा था हनूज दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ये भी एक सूफी संत, इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन क्रूरता अत्याचार इनका भी मकसद था। इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर फैलाना इनका मेन मकसद था और इसके लिए बहुत से लोगों की इन्होंने बलि चढ़ाई थी। और जो अजमेर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 2.5 दिन का दरबार झोंपड़ा, ये सारी चीज़ें भी निजामुद्दीन औलिया के टाइम की ही है। तो हम ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हनूज दूर अस्त यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसका कथन था? निजामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता किस जगह से भारत में आया था? तो ये मोरक्को से आया था। इसको चीन का राजदूत भी बनाकर भेजा गया था और इसकी एक रचना थी, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता है तो। अदरवाइज़ वीडियो के साथ बनी रहिए, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये ध्यान रखेंगे 14वीं शताब्दी का यात्री था ये और इब्न बतूता नाम रहेगा, मोरक्को से ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने अभियान की योजना बनाई थी? तो मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने योजना बनाई थी। मोहम्मद तुगलक, इसने सबसे पहले मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए क्या है? एक प्रवेश द्वार। अलाही दरवाज़ा दिल्ली के अंदर जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसके प्रांगण के लिए प्रवेश द्वार रहेगा अलाही दरवाज़ा। ओके, नेक्स्ट है, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद, खिलजी वंश अपने शासन की अवधि के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो सल्तनत काल है इसके ये 4-5 रहेंगे जो शासन है। तो इसके अंदर सबसे लास्ट वाला कौन रहेगा? सबसे लास्ट में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, यानी कि लोदी राजवंश सबसे बाद में रहेगा सल्तनत काल में। तो ये तो अपने को ध्यान में रखना है, सबसे लास्ट में आएगा लोधी राजवंश। और सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले रहेगा खिलजी, खिलजी याद रखेंगे, सबसे पहले खिलजी और सबसे लास्ट में जो लोधी वंश अपने पास रहेगा। इसके अंदर इससे पहले एक गुलाम वंश भी आएगा, उसके बाद बाकी के सारे रहेंगे, लेकिन
लोधी वंश जो है सबसे प्राचीन रहेगा इसमें। तो किस तरीके से ध्यान रखेंगे अपने को, खिलजी वंश इसके अंदर रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ तो सीधा आंसर दिया हुआ है। सबसे यहाँ पर सबसे पहले खिलजी वंश, उसके बाद में आया था तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। लोधी वंश का सबसे लास्ट वंश रहेगा सल्तनत काल का, और इब्राहिम लोधी इसका शासक रहेगा सबसे एंड में। इसके बाद में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, मंगोलों के नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था चंगेज़ खान ने। ये भी चंगेज़ खान एक आक्रमणकारी था। चंगेज़ खान इसने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था। किसके नेतृत्व में, मंगोलों के नेतृत्व में, मंगोलों ने किया था चंगेज़ खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट रहेगा अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, गरी एवं ज़कात में से किस कर की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गरी की, जो एक टैक्स होता था उस टाइम में, घरी, इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज खास किला। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है। तो हौज खास दिल्ली में रहेगा। हौज खास दिल्ली में। पोलो या चौगान खेल में किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। पोलो या चौगान खेल में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। क्या कहता है, किस प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासीन तुगलक, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब समसामयिक थे। तो ये इल्तुतमिश है, इसको छोड़ करके। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही हिंदुस्तान के अंदर जो है अपने रजिया सुल्तान का जो शासन हुआ था शुरू। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। तो इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सबके ये समसामयिक थे, यानी कि इन सब के टाइम के थे। तो ये बात हमने पहले की थी। अमीर खुसरो जो है सबसे लंबे टाइम तक जो सल्तनत काल के अंदर दरबारी कवि रहने वाले व्यक्ति थे। तो अमीर खुसरो एक कवि थे। खिजर खान ने कौन सा राजवंश आरंभ किया था। तो सैयद वंश। खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, ध्यान रहेगा। खिजर खान ने सैयद वंश स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो ये दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम समझ सकते हैं फारसी इनकी भाषा रहेगी, राजकीय भाषा फारसी। नेक्स्ट है दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर, लोह स्तंभ जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। क्या रहेगा, इस्पात, जो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात इसके अंदर लगी हुई है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन, मेहरौली पिलर, कुतुब मीनार के पास जो स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफलाइन परीक्षा 2016 से 15 और ऑनलाइन परीक्षा 17-18 के क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को डिटेल और ऑप्शन साथ में मिलेंगे। सबसे पहले कहता है दिल्ली सुल्तान का शासक कब आरंभ हुआ। तो दिल्ली सुल्तान का शासक कब आरंभ हुआ। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक ये रहेगा। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तब तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहेगा। तो इसकी देख लेते हैं डिटेल। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक रूप से राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क था जिसने हिंदुस्तान के अंदर शासन शुरू किया था, और इससे ही वास्तव में तुर्क राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भारत के अंदर माना जाता है। याद रहेगी बात। तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ शुरू होता है। इतना अपने को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो दिल्ली की सल्तनत पर ये गोरी जो है, इसने गौरी वंश ने राज नहीं किया था। ये गुलाम वंश, खिलजी, सैयद, ये सब जो सल्तनत काल के अंदर शासन करने वाले रहेंगे दिल्ली के ऊपर, लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया था।
यही इसकी डिटेल दी हुई है। 1226 से 1206 से 1526 तक के काल को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। इसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोधी वंश थे, जबकि गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी 1206 में ही मर गया था, अतः गौर वंश ने दिल्ली पर राज नहीं किया था। 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया था, उसके बाद में ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गद्दी पर बैठा था। लाहौर के अंदर उसका राज्यारोहण किया गया था और सल्तनत काल हिंदुस्तान के अंदर उसकी नींव पड़ी थी 1206 में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बनवाई क्या थी, आगे देखते हैं क्या बनवाई गई थी वास्तव में। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें कुव्वतुल इस्लाम व कुतुब मीनार है। संस्कृत विद्यालय यहाँ पर पहले था, उसको इन्होंने तोड़ फोड़ करके और उसकी जगह पे मस्जिद बनाई थी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति या फिर भारतीय जो स्थापत्य कला थी उसका किस तरीके से इस्लामिक जो कला के अंदर परिवर्तन किया गया और हमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें इस्लामिक जो शासक हैं उन्होंने बनाई हैं, सल्तनत काल के शासकों ने बनाई हैं, लेकिन वास्तव में ये पहले से बनी हुई है और इनकी जगह पर इनका तोड़ फोड़ करके दोबारा से बनाया गया था। तो इतिहास एक्चुअल में क्या है और हमें पढ़ाया क्या जाता है ये हम समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रहेगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और संस्कृत विद्यालय के स्थान पर यह बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखें। तो कालक्रम के अनुसार लिखना है तो अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, हमने शुरू में ही बात की थी, जो लोधी वंश है, लोधी वंश ये सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि सल्तनत काल के अंदर सबसे लास्ट में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है और लोधी वंश सल्तनत काल के खात्मे के साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये लोधी जो है सेकंड पॉइंट जो है ये अपने पास लास्ट में रहेगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट में है ये लोधी। तो ये यहाँ पर रहेगा, ये 2 नंबर लास्ट में है, यानी कि इसका राइट आंसर डी रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले इलवारी, आफ्टर देन खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, देखते हैं डिटेल क्या कहेगा। ये देखिए, इलवारी तुर्क, इलवारी 1210 से 66, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1556 तक शासन में रहेगा। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार कौन सी शताब्दी में बनाया गया? तो ये 13वीं शताब्दी की इमारत रहेगी, 13वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन वास्तव में इससे पहले ये बनी हुई थी 13वीं शताब्दी के अंदर। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर अपना जो वर्चस्व स्थापित करके इसको मॉडिफाई किया था, दोबारा से थोड़ा बहुत रूप दिया था, लेकिन वास्तव में अगर एक्चुअल इतिहास देखें तो ये पहले से बनी हुई थी। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी डिटेल देखिए क्या कहता है। कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 से 10 ईस्वी में किया एवं यह इल्तुतमिश 1210 से 36 के कार्यकाल में पूरा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था और इल्तुतमिश के काल में ये पूरी हुई थी। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल का निर्माण और साथ साथ 2 और मंजिलों का भी निर्माण इसने करवाया था। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और पूरी ये इल्तुतमिश के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरी करवाई? तो ये अपने पढ़ा भी, वो इल्तुतमिश ने पूरी करवाई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन जो है नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री रहेगा। ओके, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिल्ली सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये देखिए डिटेल इसकी क्या कहता है। बलबन नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये ध्यान रखेंगे, बलबन को कौन सी उपाधि मिली थी? उलूग खां। 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसीरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। बलबन इसका उत्तराधिकारी बना था और 1266 में। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसकी डिटेल देखिए क्या कहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम तुर्क शासक दिल्ली का था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 से 10 तक लगातार लाहौर से शासन संचालित किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था और दिल्ली का प्रभुता संपन्न शासक इसलिए इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसी की पुत्री रहेगी रजिया सुल्ताना, जिसने भी 4 साल तक आई थिंक शासन किया था दिल्ली के ऊपर, रजिया सुल्ताना। और यहाँ पर रहेगा जो प्रभुता संपन्न पहला शासक बात करें तो इल्तुतमिश रहेगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये भी इल्तुतमिश ही रहेगा। इल्तुतमिश प्रभुता संपन्न शासक, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इसी को ही कहा जाता है। बाकी इनका अपने को पता है किस तरीके से ये शासन उद्धार करने वाले थे या नहीं थे। नेक्स्ट क्या कहता है ये, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और क्या कहता है के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक व्यक्ति, एक पद, एक प्रेरणाश तख्ती, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। अपने को इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, अपने को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले शासन तुर्क शासन स्थापित करने वाला इल्तुतमिश था। इस जो भी प्रभुता संपन्न की बात करें या फिर हम बात करें उद्धारक, तो इसी को ही माना जाता है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक ये भी रहेगा अपने पास इल्तुतमिश। इसने सिक्के चलाए थे और अपने को दिल्ली का प्रथम जो शासक सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खां जो मंगोल शासक था, इसने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसने इल्तुतमिश की जो शासनकाल था उसके टाइम में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, इसकी डिटेल देख लीजिए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में यानी कि 1220 से 21 में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी को कोई सहायता न दिए जाने और 1224 में मांगबरनी को वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया था। यानी कि मंगोल शासक चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा किया था और इल्तुतमिश का उस टाइम भारत में शासन था। 1220-21 की बात है। इस टाइम में ये भारत की सीमा में प्रवेश कर गया, तो उसने यानी कि चंगेज़ खान ने सिंध पर उस टाइम आक्रमण किया था
परंतु इल्तुतमिश ने मांग भरने की कोई सहायता नहीं की और 1224 में मांग भरने वापस चला गया। उसके साथ ही मंगोल जो आक्रमण का भय हिंदुस्तान के ऊपर से टल गया था। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली नोबलों के एक समूह है चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहालगानी यानी 40 सरदारों का समूह था ये। तो इसको किसने विनाश किया था? इसका तो बलबन ने किया था, ये भी इन्हीं में से एक था। इसने इन्हीं में से ये चिहालगानी 40 सरदारों का एक समूह था, तुर्क सरदारों का जो शासन व्यवस्था संभालते थे हिंदुस्तान के अंदर। तो इन्हीं को अंदर से बलबन एक था जिसने इनको ख़त्म करके, इनकी शक्तियों को ख़त्म करके अपना शासन स्थापित किया था। यही ऑप्शन कह रहा है, यही डिटेल कह रही है अपने को। बलबन 1266 से 86 इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने इनको स्थापित किया था, 40 सरदारों के समूह को जो बलबन है इसने ख़त्म किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया था? नौरोज़ का प्रवर्तन बलबन ने किया था। और ये सभी कहा जाता है बलबन जो है अपने होली का त्यौहार भी मनाता था। तो मेरे को सिंपल ध्यान में रखना है, फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन या शुरू किसने किया था? बलबन ने किया था। इसकी डिटेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपने को इतना ध्यान रखना है। सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ की थी किसने? बलबन ने। सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ बलबन ने की थी। क्या कहते हैं? चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान बलबन रहेगा। इसी ने, ये खुद उनमें से एक था और उसने ही खत्म किया था। तो देखते हैं क्या कहता है। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चिहालगानी का एक सदस्य था, यानी कि ये भी इन 40 में से एक था। राजनीति में इनका हस्तक्षेप बढ़ गया तो इसने उनको ख़त्म करके खुद अपने हाथ में सत्ता ले ली। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी रहेगी रजिया सुल्तान। इसके बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रहेगी। वह इल्तुतमिश की पुत्री रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा में कुला पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाती थी। 1236 से 40 तक इसने शासन किया था, यानी 4 साल तक इसने जो है शासन किया था। इल्तुतमिश की पुत्री गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्ताना, ये भी रहेगा रजिया सुल्ताना, प्रथम जो महिला शासिका माना जाता है इसको। इसकी डिटेल यही ऊपर वाली है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? खिलजी से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया था। तो खिलजी से पहले गुलाम वंश था और उसके बाद में रहेगा ऑप्शन सी कह रहा है तुगलक वंश। खिलजी से पहले गुलाम वंश और खिलजी के बाद में तुगलक वंश इसके अंदर रहेगा। इसकी डिटेल देख लीजिए, यही बात कहेगा। 1290 से 1320 तक खिलजी शासक, इससे पहले गुलाम वंश रहेगा 1206 से 1290 तक, और खिलजी शासकों के बाद में तुगलक वंश रहेगा 1320 से 1412 तक। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो खिलजी जो तुर्की रहेंगे, याद रखेंगे हम लोग, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। इसकी डिटेल देखने वाली है। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया। इनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए।
मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। जातीय दृष्टि से खिलजी जो है तुर्क थे, याद रखेंगे। अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण वहाँ के रीति रिवाज उन्होंने अपना लिए थे। मोहम्मद गौरी और गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए थे और मंगोलों की उथल पुथल उस टाइम अफगानिस्तान में हो रही थी, यानी कि वहाँ भी मारकाट हो रही थी। तो उसी टाइम में ये शरणार्थी के रूप में भारत आए और उसके बाद में आगे यहाँ पर इन्होंने अपना शासन फिर स्थापित किया। समय को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी समय को सिकंदर दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था। खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन अल खुलाफत नसरी अल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले बनाई थी सल्तनत वंश की विशालतम सेना। थोड़ा जल्दी करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काल में कह रहा है सेना को नगद वेतन देने, स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। घोड़ा दागने वाले सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी किसने स्थापित की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? यानी कि दक्षिण भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे उनमें से सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति रहेगा इसका मलिक काफूर, इसने जो आक्रमण सबसे पहले किया था। तो ध्यान रखेंगे दक्षिण विजय का जो है मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था और ये कुछ हद तक वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब भी हुआ था। देखते हैं डिटेल क्या कहता है। मदुरई पांडे की राजधानी थी। 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुँचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम जनरल था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया था। ये सारी जो इसका जीता हुआ प्रदेश रहेगा, इतना इसने इनको जीता था और सबसे पहला सेनापति यही रहेगा मलिक काफूर। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ कब की गई थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में शुरू की गई थी बाजार विनिमय प्रणाली। और इसका संचालन कौन करता था? दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बचपन का नाम याद रखेंगे अली गुरशास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है या तूती ए हिंद भी इसको बोलते हैं। तूती ए हिंद या भारत का तोता। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों को संरक्षण का उपयोग किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ये भी हमने बात की थी। सबसे लंबे टाइम तक किसी भी राज्य का दरबारी कभी रहने वाला था अमीर खुसरो। इसकी डिटेल 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मा था। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। अबुल हसन अमीर खुसरो। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक राजनेता अच्छा नहीं था, इसलिए इसको असफल माना जाता है। और सर्वप्रथम कारण व्यवहारिक राजनेता नहीं था इसलिए माना जाता है, परंतु राजधानी परिवर्तन, प्रतीक, मुद्रा आदि सब तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण भी असफल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसने करके ट्राई की थी लेकिन वो असफल हो चुका था। वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? तो ये औरंगाबाद के समीप रहेगा दौलताबाद।
वर्तमान में दौलताबाद, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये औरंगाबाद के नज़दीक रहेगा और इसका प्राचीन नाम रहेगा देवगिरी। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है, इसका प्राचीन नाम रहेगा देवगिरी। ओके। भारत में चमड़े की मुद्रा का किसने प्रचलन शुरू किया था? तो चमड़े की मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार जो है ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाएगा। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर की शुरुआत की थी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरूपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक इसने प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और होली में भी हिस्सा लेता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो देखेंगे इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया गया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में इसको चीन भेजा और स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ के अंदर अपने संस्मरणों का संकलन किया। यानी कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ में अपनी रचनाओं को लिखा है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये भारत में आया था और चीनी राजदूत इसको बनाया गया था। इब्न बतूता के शासनकाल किसके शासनकाल में आया था? तो ये भी हमने पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को, जैसे हम आज देखते हैं, तथा पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज तुगलक, वही फिरोज तुगलक जिसको हिसार, फतेहाबाद को, औरंगाबाद को बसाने का श्रेय दिया जाता है। तो कुतुब मीनार को इसने पुनर्निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो यही फिरोज शाह तुगलक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं क्या क्या कहता है ये। फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक जो 300 नवीन नगरों को निर्माण इसने करवाया था कहा जाता है। उसके द्वारा बसाए गए शहरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद ये प्रमुख शहर यहाँ के रहेंगे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहा जाता है कि इसने बसाए थे। लेकिन बसाना क्या था, इसका नाम दिया गया था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कितने, मतलब जो भी पहले से बनी बनाई अपनी हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता के जो भी बने हुए शहर, जो भी कलाकृतियाँ, जो भी स्थापत्य कला थी, उसको तोड़ मोड़ करके और उसका पुनर्निर्माण थोड़ा बहुत उसके ऊपर करवाया गया। उसको इस्लामिक जो कला है उसके अंदर ढाला गया और उनको अपना नाम दिया गया। ये सारा इनका इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे इनका मोटिव था कि हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म का जो है उसका नाम कम करके इस्लाम को इसके अंदर बढ़ाया जाए, इसीलिए इन्होंने ये सब किया था। तो हम मान सकते हैं कि इसने जो फिरोज तुगलक है इसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर का निर्माण करवाया था। लेकिन वास्तव में हो सकता है यहाँ से पहले भी यहाँ पर कोई शहर रहा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो किस वंश के शासक थे? तुगलक वंश जो है इसने सबसे अधिक समय तक जो सल्तनत काल में शासन किया था। हम सल्तनत काल की बात करें तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक यहाँ पर शासक किया था। तो देख सकते हैं इनका टाइम दिया हुआ है। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक लगभग 100 साल के लगभग इन्होंने शासन किया था। इसके साथ लगता ही है खिलजी वंश। इसके बाद में
दास वंश रहेगा 84 साल इसके होगी, और 30 साल 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का रहेगा। ये 96 साल इसके रहेंगे, और ये 1556 तक, जो 1451 से 1526 तक लोधी वंश, इब्राहिम लोधी का काल जो है ये रहेगा इसके। यहाँ 1526 के बाद में मुग़ल सल्तनत का शुरुआत होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध इसका कारण बनता है। नेक्स्ट कहता है, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में लिखी है। दिए गए वंशों को कालक्रम के अंदर लिखना है, तो यानी कि सबसे पहले कौन सा था इनमें और सबसे बाद में कौन सा रहेगा। तो हम मोहम्मद गोरी की बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का रहेगा उसका यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद में रहेगा खिलजी, खिलजी के बाद में अपने पास तुगलक आएगा, उसके बाद में सैयद वंश आएगा, आफ्टर देन लोधी वंश आएगा। इस तरीके से चलेंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है। गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1450, और उसके बाद में लोधी वंश रहेगा 1451 से 1526 तक। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासनकाल में आया था? तुगलक वंश के बाद में, तो तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आया था, यह भी हमने ऊपर पढ़ा है। तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश जो है ये ध्यान दिया हुआ है, शासन में रहेगा। तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, उसके बाद में लोधी, और तुगलक से पहले रहेगा खिलजी, और उससे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश से अपना सल्तनत काल शुरू होता है और लोधी वंश का समाप्त होता है। लोधी वंश का शासक कौन, संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी रहेगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। 1451 से इसका शासन शुरू होता है, और उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ किया था, यानी कि इसको हरा करके बहलोल लोधी ने जो अपना वंश स्थापित किया था, और 1526 तक इनका शासन दिल्ली के ऊपर रहा था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है? तो 1556 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और लोधी सल्तनत का खत्म हुआ। ये यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। त्राइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया, यानी कि त्राइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी का जो सलाहकार था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव इसके अंदर पड़ी थी, और फरगना शासक बाबर तथा दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर कहाँ का शासक रहेगा? फरगना का। इसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ 1526 में। तारीख याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और बाबर विजय हुआ। इसी के साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन रहेगा? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, यानी कि लोधी वंश जो है सबसे एंड में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो शमशेर सिराज आफिफ, इसकी तारीख है फिरोज शाही, ये सुमेलित रहेगा। इसका देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। इनका सही सुमेलन, इसके अंदर कुछ एक ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, अपने को सिर्फ सही था वही देखना था। तो जो इसके अंदर सही है शमशेर सिराज आफिफ, इसको तारीख ए फिरोज शाही, ये इसका सही सुमेलन रहेगा। जियाउद्दीन बरनी, फतवाए जहांदारी, अमीर खुसरो का ये तुगलकनामा, आशिक किरान उन सादेन, ये रचना इसकी रहेगी। और इब्न बतूता है इसकी रहला, इब्न बतूता रहला इसकी रचना रहेगी। इम्पोर्टेंट है इब्न बतूता रहला। इब्न बतूता और चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहयान, ये सारी जो हम पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं अपने। इनकी रचनाएं कहाँ के निवासी थे, किसके टाइम में इंडिया के अंदर इन्होंने कदम रखा, क्या काम किया, ये सारे अपने को याद रखने हैं। अगर आप लोगों ने इनके बारे में, फाहयान और ह्वेनसांग के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान करना है तो इसके अंदर क्या रहेगा अपने पास। सबसे पहले तो हौज खास, लाल किला दिल्ली का, तुगलकाबाद किला, हौज खास, सिटी ऑफ सिरी, इनको सही ढंग से देखना है। तो इसका आंसर अपने पास जो रहेगा तुगलकाबाद का किला, ये तुगलक से अपने को ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, तुगलकाबाद से तुगलक यहाँ पर आया और गयासुद्दीन तुगलक, ये यहाँ अपने को ध्यान में रखना है। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, इसका ये रहेगा। आफ्टर देन दिल्ली का किला या लाल किला की हम बात करें तो लाल किला शाहजहाँ के टाइम में बताया जाता है, इसने बनवाया था। और हौज खास इसके अंदर ये सिटी ऑफ सिरी है, ये अलाउद्दीन खिलजी के बनाई हुई है, सिटी ऑफ सिरी अलाउद्दीन खिलजी। तो हौज खास एक बचता है, ये फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएगा। तो इस तरीके से जो अपने को सबसे आसान लगता है कि ये तो पक्का कन्फर्म है, उसको सबसे पहले मैच कीजिए, उसके बाद में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होकर के अपना काम आसान हो जाता है अगर याद नहीं है तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तुगलकाबाद किला, इसका ऑप्शन बी रहेगा अपने पास। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली का तो ये शाहजहाँ का रहेगा, हौज खास फिरोज शाह तुगलक का रहेगा और सिटी ऑफ सिरी अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। इसमें देखते हैं क्या कहता है ये। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली लाल किला शाहजहाँ के बनाया हुआ है, हौज खास फिरोज शाह तुगलक का है, सिटी ऑफ सिरी अलाउद्दीन खिलजी की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। तो ये हम अपने हिसाब से सोच करके देखें तो किस कला की सर्वाधिक उन्नति हुई है, तो ये जो स्थापत्य कला है इसका बोला जाता है कि इसकी सबसे ज़्यादा उन्नति हुई। लेकिन उन्नति क्या हुई है हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऊपर भी डिस्कस किया था। जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा में इन्होंने खुद कहा था कि संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाएगी। तो उसी को जो पहले से थी उसी को तोड़ फोड़ करके उसी के ऊपर इनके जो इस्लामिक कला है उसका निर्माण किया गया था। लेकिन अपने को पढ़ना है तो जैसा अपने को इतिहास बताता है पढ़ना तो पड़ेगा। इतिहास में जब तक फेरबदल नहीं होता है तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा कहता है कि स्थापत्य कला जो है इसका उन्नति हुई है। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय तथा इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है। इसलिए स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा गया है, यानी कि भारत के अंदर जो शैली है इमारतें बनाने की और उसकी इस्लामिक जो शैलियाँ हैं उनको मिला करके इनको बनाया गया था। यानी कि भारत वाले तो पहले ही बनी पड़ी थी। अगर हम नॉर्मल सी बात करें भारत के अंदर तो पहले से ही इमारतें बनी हुई थी, उनको तोड़ मोड़ करके इसके ऊपर इन्होंने अपना नाम करवाया है। तो सल्तनत काल में स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई है। इनकी कुछ प्रमुख इमारतें हैं कुव्वत इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी, सुल्तान बल्बर का मकबरा, अलाई दरवाज़ा। इनमें से मोस्टली जो है हिंदू जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ करके बनाए गए हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं किस तरीके की स्थापत्य कला का यहाँ पर उन्नति हुई है। तो आज का डियर स्टूडेंट्स अपना सल्तनत काल कंप्लीट होता है। इसके बाद में मुग़ल साम्राज्य का आगे चलेगा काम। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में कुछ कमेंट आप लोग कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना के कहर को देखते हुए फ़िलहाल सरकार ने अपने को ज़्यादा ढील नहीं दी है, तो घर में रहिए, जहाँ तक हो उसके बाहर ना निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, अपने पेरेंट्स का काम में हाथ बटाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।